हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर 5 में हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन कुछ और टॉपिक देखने की कोशिश करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने ये देखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसके बाद उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। उसका एप्लीकेशन हमने कल स्टार्ट किया था। फिर कुछ एप्लीकेशन में हमने कल एक एप्लीकेशन देखा था जिसमें से क्या था कि टू चेक the correctness of equation। एक एप्लीकेशन हमने कल देखा। उसमें क्या बताया था मैंने कि एक फॉर्मूला है जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो 3 v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने देखा था उसमें क्या देखा था कि जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे हर एक टर्म का क्या होगा, डायमेंशन सेम होगा। तो ये तो कल हमने देख लिया था कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है इसका, इक्वेशन ऑफ मोशन का, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये एक इक्वेशन है जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेस, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है और ये आपका एक्सेलरेशन और ये टाइम का स्क्वायर है। तो अब ये चेक करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एलएचएस में क्या एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एल या m0 l t0। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। अब राइट हैंड साइड है, RHS में दो टर्म है। पहला जो टर्म है वो क्या है ut, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है lt माइनस 1 और ये क्या है टाइम, टाइम का डायमेंशन t। तो ये कितना हो जाएगा, ये t और ये t कैंसिल, तो ये हो जाएगा l या फिर m0 l t0। यानी इस ये जो टर्म है और ये टर्म का डायमेंशन सेम है। उसी तरह से इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो एक नंबर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है डायमेंशन टी माइनस 2, उसका टी स्क्वायर, तो ये टी 2 माइनस टी जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी m0 l t, देख रहे हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। तो ये जो आप हम यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हम इसके हेल्प से किसी इक्वेशन को हम सही है कि नहीं है वो हम बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या है। एक आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, जो कि है आप खुद चेक करके देखिएगा। अब क्या है कि दूसरा हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या है कि हमने देखा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह से हम डिनोट करते हैं n इंटू यू। पी क्यू को कैसे किए थे n इंटू यू। n क्या है मैग्नीट्यूड है और u क्या है कोई यूनिट्स है। तो जब हम n इंटू यू लिखते हैं तो एक कोई खास फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होता है। तो हम कन्वर्जन कैसे करते हैं यूनिट्स में, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, ठीक है। n1 क्या है, एक n क्या है मैग्नीट्यूड है, u क्या है यूनिट्स है। जो यूनिट्स आप यूज़ कर रहे हैं इस साइड में वो यूनिट्स का मैग्नीट्यूड होगा और दूसरे साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वो उसका मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट्स रखेंगे। जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये n1 है
ये U1 है, ये क्या हुआ आपका N2 हो गया और ये आपका U2 हो गया। अब बस हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ऑफ ग्राम, तो ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, N1 हो गया, ये U1 हो गया, ये N2 U2। क्लियर है? तो इससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन हम बता सकते हैं कि CGS से SI या SI से CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें दो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कभी कभी आपको पूछ दिया जाएगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, ये पूछ दिया जाएगा, या 1 जूल बराबर कितने अर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेशन है, याद रखिएगा। बोर्ड में हो सकता है तो आपको पूरा सीक्वेंस में दिखाना है, हम आपको जो रिजल्ट आएगा वो आपको अभी, जैसे 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 जूल बराबर होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये याद रखना है आपको, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं, बोर्ड में आया था तो डायरेक्ट तो आप नहीं लिख सकते हैं, इसको बताना पड़ेगा। क्या N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। तो यहाँ पे क्या है, पहला वाला देखिए 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन, यानी N1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और U1 जो है वो SI सिस्टम की यूनिट है न्यूटन, और न्यूटन क्या होता है kg किलोग्राम मीटर S2 माइनस, और यहाँ पे ये आपको क्या निकालना है, N2 निकालना है, और U2 आपको पता है डाइन, और डाइन क्या होता है, इसी का CGS ग्राम सेंटीमीटर S2 माइनस। यानी जो आपका SI सिस्टम से आपको किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। तो आप बस यहाँ पे आप रख दीजिए इसको, कैसे करेंगे, N1 की वैल्यू 1 है, U1 की वैल्यू क्या है kg मीटर S2 माइनस, N2 की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक, और U2 को पता है ग्राम सेंटीमीटर S2 माइनस। तो N2 की वैल्यू निकालना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, उसका 1 इंटू kg मीटर S2 माइनस और ग्राम सेंटीमीटर S2 माइनस। अब देखिए हमको किसको करना है, SI को CGS में करना है, तो क्या करेंगे, 1 kg बराबर अभी मैंने बताया था कितना होता है 1000 ग्राम, और मीटर का क्या होता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और S2 माइनस अपॉन ग्राम सेंटीमीटर S2 माइनस, S2 माइनस S2 माइनस कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल। तो बचा कितना, देखिए यहाँ पे 3 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, तो कितना हो गया, N2 की वैल्यू जो आएगी वो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5। तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5 टाइम्स, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5 टाइम्स। क्लियर है, आई बात समझ में। N1 इक्वल्स टू N2 U2, बस ये याद रखना आपको। कोई भी यूनिट, चाहे आप इधर CGS ले लीजिए, इधर SI ले लीजिए, इधर SI ले लीजिए, इधर CGS ले लीजिए। क्लियर है। उसी तरह से 1 जूल इक्वल्स टू कितना अर्ग होगा, बताइए आप, एक बार हम समझा देते हैं, फिर एक आपको होमवर्क देंगे। क्या है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग इक्वल्स टू कितना अर्ग। तो N1 की वैल्यू कितना है 1, U1 की वैल्यू कितना है जूल। अब जूल को हम कैसे, ये याद रखना आपको, जूल को हम कैसे बताते हैं, kg मीटर स्क्वायर S2 माइनस, उसके बाद N2 निकालना है, और U2 आपको पता है अर्ग। अर्ग कितना हो जाएगा बताइए, kg के जगह पे क्या लिखेंगे ग्राम, मीटर स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, अगर ये SI में है तो CGS क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और S2 माइनस, वही आप यूज़ करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू
N1 U1 N2 U2। तो रखिए इसमें N1 की वैल्यू कितना है 1, U1 की वैल्यू कितना है kg मीटर स्क्वायर, S2 माइनस इक्वल्स टू N2 निकालना है, U2 की वैल्यू ग्राम सेंटीमीटर, S2 माइनस। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हैं कि N2 की जो वैल्यू होगी 1 इंटू के जी मीटर स्क्वायर S2 माइनस अपॉन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर S2 माइनस। तो बताइए क्या होगा, हमको क्या करना है, SI से CGS में कन्वर्ट करना है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 इंटू 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, और ये 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इंटू S2 माइनस, तो नीचे कितना हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर S2 माइनस। ठीक है, S2 माइनस कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल और ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो N2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका 1000 और यहाँ पे आपका 4 जीरो, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7 जीरो। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁷। क्लियर है। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। क्लियर है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना होता है 10⁵ टाइम 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। ये आप कंपटीशन में आता है तो ये आपको तो याद रखना ही है, बाकी बोर्ड में आता है तो इस सीक्वेंस वाइज में करना है। एक आपको होमवर्क दे देता हूँ और ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको बता देंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। कन्वर्ट कीजिए इसको किसमें इंटू न्यूटन का क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम स्क्वायर। ये आपका होमवर्क है। क्लियर है, आई बात समझ में। अब आते हैं इसका तीसरा एप्लीकेशन पे, जो कि लास्ट एप्लीकेशन है। क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस से क्या है एनालिसिस से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम रिलेशन बता सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि ये पेंडुलम है, ये आपका पेंडुलम है, ये बॉब है, ये लेंथ L है, इस बॉब का मास M है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो हम क्या बता सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से इस टाइम पीरियड का, इस पेंडुलम के टाइम पीरियड का रिलेशन हम बता सकते हैं। तो हमें नहीं मालूम, बस इतना पता है कि ये जो टाइम पीरियड है किस किस पे डिपेंड करता है। ये जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो डिपेंड कर रहा है किस पे, उसके लेंथ पे, उसके मास पे और क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड the expression of time period। आई बात समझ में, आई बात समझ में। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, ये भी इसका एप्लीकेशन। बस ये पता होनी चाहिए कि जो
क्वांटिटी है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। जैसे टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे लिख दिया है कि डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी है, लेंथ एल है और मास एम इस पे डिपेंड कर रहा है। तो कैसे इसका टाइम का हम एक्सप्रेशन बता सकते हैं, तो देखिए जी जिस पे डिपेंड कर रहा है ना, ये क्लियर है, तो हम इसको हटा देते हैं। तो ये याद रखिए कि किस पे डिपेंड कर रहा है ये, और जी पे भी कर रहा था। तो इसका एक्सप्रेशन लिखिए, टी डायरेक्टली पोर्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, टी डायरेक्टली पोर्शन। अब किस तरह से डिपेंड कर रहा है नहीं मालूम, किस तरह से, इसके पावर क्या है, 1/2 है या फिर 1 है, 2 है, 3 है, नहीं पता। तो इसके पावर आप ले लीजिए ए, इसके पावर ले लीजिए बी, किसके, मास के बी, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है उसका सी। ये 3 टाइम पीरियड जो है इन 3 चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इक्वेशन को हम ऐड कर सकते हैं। तो T डायरेक्टली पोर्शन ऑफ L की पावर A, M की पावर B और G के पावर C लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए कि जो टाइम पीरियड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा के कोई कांस्टेंट आप लिखते हैं, उसको मैंने मान लिया K। ये क्या है, लेंथ, सबका डायमेंशन लिखिए आप, सबका डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन L होता है, मास का डायमेंशन क्या होता है वो पता ही है ना, हमने लिया A, B पावर B और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन है तो उसका क्या होता है LT2 माइनस, ये होता है G का, तो ये कितना हो जाएगा LT2 माइनस। क्लियर है। अब जो पावर जो टर्म है, जैसे यहाँ पे लेंथ है, इस लेंथ को एक जगह पे लिखे, मास को एक जगह पे, टाइम को एक जगह, तो यहाँ पे हम क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 के। अब लेंथ क्या है, यहाँ पे एक लेंथ है, ये सीधा, यहाँ पे एक लेंथ है और यहाँ पे एक लेंथ है, तो लेंथ के पावर कितना हो जाएगा, a पावर सेम होता है, अगर ये और ये पावर क्या होता है, एडिशन होता है, तो a प्लस क्या हो जाएगा ये c, m के पावर कितना हो जाएगा b और t के पावर में कितना हो जाएगा 2c। यहाँ तक आपने लिख लिया, यहाँ तक कोई डाउट है, जिस पे डिपेंड कर रहा था हमने लिख लिया, उसके पावर क्या है नहीं मालूम। अगर जो पावर है वो क्वांटिटी रहेगा, जैसे हमने a माना, a के पावर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, अगर मान लेते हैं 1 आ गया तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा आप जब डिराइव करेंगे इसको। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। कि m0 L0 और t की पावर 1 इक्वल्स टू क्या है, कि L a प्लस सी, m की पावर b और t की पावर माइनस 2c। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, जिस फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे ये मास है, यहाँ पे मास है, तो दोनों के पावर का हम इक्वेट कर सकते हैं। तो लेंथ के पावर क्या है, a प्लस सी इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0, उसके बाद यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास क्या है b की पावर, इसका पावर b है और इसका पावर 0 है, तो b इक्वल्स टू 0 हो गया, माइनस 2c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, तो c की वैल्यू कितना हो गया -1/2। क्लियर है, -1/2। b की वैल्यू कितना आ गया 0 और c की वैल्यू -1/2, तो ये प्लस c इक्वल्स टू 0 और c की वैल्यू -1/2 है, तो इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू उधर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब जो आपने एज्यूम किया था कि t, अब रख दीजिए इसके पावर पे, t इक्वल्स टू k, l पे किस तरह से है, l के पावर क्या था a,
ए की वैल्यू कितना आ गया 1/2, एम बी की वैल्यू 0 है तो एम यानी इसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा, मास के ऊपर मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम पीरियड। उसके बाद ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे जी पे कितना हो जाएगा जी, सी की वैल्यू कितना हो गया -1/2। तो यहाँ पे देखिए कि टी L/2 ये माइनस से नीचे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे क्या होता है जी 1/2। किसी पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब ये √x है। तो यानी t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k √L/g, यानी टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम आ गया, सिंपल पेंडुलम क्या होगा t इक्वल्स टू k √L/g। k क्या है, कांस्टेंट है, जो हमको एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि k की जो वैल्यू होती है 2 होती है, तो इसका टाइम पीरियड कितना आ गया सिंपल पेंडुलम का t इक्वल्स टू 2 √L/g। ये जो हमने k की वैल्यू 2 लिखा, ये आपको यहाँ से डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं पता चलेगा, ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, यही इसकी डिमेरिट्स है। इसके डायमेंशनल एनालिसिस से आप फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है किसी कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है तो उसको ये नहीं बता सकता है। तो हमको ये k इक्वल्स टू 2 जो लिखा हमने एक्सपेरिमेंटली लिखा, लेकिन टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है √L/g पे। तो टाइम पीरियड का जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 क्लियर है यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।